मित्रों राम राम। हर हर महादेव। मैं राजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। हम सबको विदित है कि लोकसभा 2024 का इलेक्शन अब हार्डली 60 डेज रह गए हैं कि चुनाव की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी और हु नोस कि शायद है कि 60 या 75 दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। और मुझे जो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ इस पूरे आज के घटनाक्रम में वह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। सीट शेयरिंग हो गई और जैसा कि हालांकि देखिए कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही थी और समाजवादी पार्टी 63 सीट देने 17 सीट देने के लिए तैयार थी। 63 अपने पास रखेगी अब। तो मुझे जो आश्चर्य हुआ वह इस बात का था कि देखिए मैंने इसके पहले के भी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जो संवाद मेरा आपका हुआ था उसमें मैं हमेशा ये कहता था कि अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी से मैं कम से कम मानता हूं कि बहुत परिपक्व नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं और राजनीतिक सूझबूझ उनकी राहुल गांधी से तो कहीं बेहतर है। परंतु आज अखिलेश यादव जी के इस निर्णय से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और अब मुझे शायद है कि अखिलेश यादव जी की राजनीतिक सूझबूझ को लेकर मेरे मन में अब यह प्रश्न चिन्ह रहेगा, क्योंकि जाने अनजाने अब देखिए वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, है ना, तो उन्होंने मैं ऐसा कहूंगा कि लोगों के पैरों में कुल्हाड़ी लग जाती है, परंतु अखिलेश यादव जी ने अपने साथ साथ समाजवादी पार्टी के पैरों को कुल्हाड़ी नहीं मारी, कहना चाहिए कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कहने का रीजन है, वजह है। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसका जनाधार उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में सूबे में महज 1.5 से 2% हो और उस पार्टी को समाजवादी पार्टी उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा सीटें, भले वे 17 की वो बात कर रहे थे जयंत चौधरी जी के जाने के बाद, वह भी कांग्रेस की आज की राजनीतिक हैसियत देखते हुए 5 से 6 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को सीटें देने का मतलब है कि कांग्रेस के भाग्य से छींका टूट जाना। आप सबने यह कहावत बहुत अच्छे से सुनी होगी कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाए। और जो जो दूध वो, अगर आप सबको पता होगा एक समय था कि जब दूध को पुरातन भारत में ऊपर बांध दिया जाता था बिल्ली के भय से, और बिल्ली के ही भाग्य से अगर वह छींका बोला जाता था उसे वह टूट जाता था, दूध गिर जाता था तो बिल्ली को वह दूध मिल जाता था। तो सेम वे कांग्रेस के भाग्य से यह छींका टूटा और कांग्रेस को उसकी मतलब शायद है कि कांग्रेस ने भी यह उसको एक्सपेक्टेशन तो शायद ही रही होगी कि उसको 17 सीटें यूपी में मिल जाएगी। और अब कांग्रेस की बाछें खिल गई हैं, मैं तो मेरा अपना यह मानना है अखिलेश यादव जी के इस निर्णय के बाद। मैं इसको और भी एक तरीके से इसका विश्लेषण करता हूं कि आप सबको याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे बिहार में, तो उन अब जो भी राजनीतिक घटनाक्रम जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच का जो समीकरण रहा होगा बिगड़ा और वापस से नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी की पार्टी के साथ अपने समीकरण बैठाया, सरकार बनाई। तो जाने अनजाने उनसे भी ऐसी ही कुछ गलती हुई थी। उन्होंने एक मृत प्राय पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को, मतलब आप ऐसा कह लीजिए जो पार्टी सिकुड़ती चली जा रही थी, राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में जनाधार सिकुड़ता जा रहा था, बिकॉज दे वेयर आउट ऑफ पावर एंड दे वेयर नॉट इन द कंडीशन कि वे कुछ अपने जनाधार के लिए या अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर पाते, जिसकी वजह से वह जो एक मोह भंग हो रहा था उस वोट बैंक का राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, वह अब
देखिए, हालांकि नीतीश कुमार जी बहुत परिपक्व राजनेता हैं, परंतु कभी कभी आदमी तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य को अपने संकट में डाल देता है। वैसा ही कुछ नीतीश कुमार जी से हुआ था, जो उनको बाद में रियलाइज हुआ, बट उस समय तक देर हो चुकी थी। और राष्ट्रीय जनता दल यादव जी की पार्टी ने अपने उस खोए हुए जनाधार को वापस से कंसोलिडेट कर लिया था। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वे अपने जनाधार को बूस्ट भी करने लग गए थे। और तो और मतलब उनके मतलब जो जिसको बोलते हैं, इस कदर ऊर्जा से उत्प्रोत हो गई थी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी की पार्टी, तेजस्वी जी की पार्टी, कि उन्होंने तो इतनी बड़ी तैयारी कर ली थी कि अब देखिए, लल्लन सिंह जी की भूमिका को लेकर स्वयं जनता दल यूनाइटेड में ही बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे थे। तो उनके जरिए जनता दल यूनाइटेड को ही तोड़ने की उन्होंने भरपूर कोशिश, मतलब अगर नीतीश कुमार जी सही समय से नहीं जगते तो बहुत संभव था कि जनता दल यूनाइटेड का मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड में टूट हो जाती और राष्ट्रीय जनता दल के में विलय हो जाता, या उसके कुछ विधायकों को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में मिला लिया जाता, और राष्ट्रीय जनता दल आज वापस से बिहार में, मतलब इवन कि फिर नीतीश कुमार जी का रहना नहीं रहना पद पर, या मतलब एक तरह से उनका राजनीतिक पतन पूरी तरह से हो जाता, और राष्ट्रीय जनता दल एक लंबे समय के लिए वापस से बिहार में मजबूती के साथ वापसी कर जाती। समय रहते नीतीश कुमार जी इस बात को भांप गए और उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार, अपनी कुर्सी बचाई, अपितु अपनी पार्टी को भी बचा लिया। परंतु परंतु अब मैं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मैं आप ये तो मैं सचेत तो नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, शिवपाल यादव जी हों, रामगोपाल यादव जी हों, ये सब आज के राजनीतिज्ञ नहीं हैं। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा अखिलेश यादव जी को अभी युवा तौर पे मान लेता हूं, हालांकि 48-49 के वे भी हो गए। मैंने कल ही अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 40 पार के, 50 पार के इवन नेता राजनीतिक डोमेन में युवा ही कहलाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव जी से तो कहीं ज्यादा अनुभव, खासतौर पे शिवपाल यादव जी को मैं मानता हूं कि उनको इस बात की भनक होनी चाहिए थी। देखिए, ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, या आप दूसरे स्टेट में भी चले जाएं तो उड़ीसा में बीजू जनता दल, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, दूसरे भी स्टेट्स में आप चले जाएं जहां पर भी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का शासन है, वे सब मोर और लेस, आई विल से मोर देन 90% स्टेट्स में वे कांग्रेस से लड़कर ही शासन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, और उन्होंने कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपनी ओर खींचकर वहां पर सत्ता बनाई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, अगर आंध्रा की बात कर लें तो जगन मोहन रेड्डी जी, उनके पिताजी वाईएस राजशेखर रेड्डी जी कांग्रेस के ही बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे। कालांतर में ठीक है, फिर राजशेखर रेड्डी जी के निधन के बाद जगन मोहन रेड्डी जी का फिर जिस प्रकार से समीकरण बदला कांग्रेस आला कमान के साथ, और उसका उन्होंने नतीजा भी बहुत कह लीजिए कि विभत्स रूप से झेला और फिर वे कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बनाई उन्होंने, और वहां पर सत्ता में दाखिल हुए। तो मैं इसे पे एग्जांपल बता रहा हूं। लाइकवाइज चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, यहाँ सब जगह पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा से सत्ता छीनकर अपनी सरकार नहीं बनाई थी। उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीनकर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करके सत्ता बनाई, अपने लिए सत्ता बनाई थी, और लंबे समय तक काबिज भी थे। परंतु समाजवादी पार्टी का यह निर्णय लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के साथ टाई अप करके अपने ही उस वोट बैंक को तितर बितर करने जैसा कदम साबित होगा। यह
आप सुनिश्चित तौर पर मानकर चलिए। और कांग्रेस जिसके लिए तो बल्ले बल्ले वाली पोजीशन है, हालांकि अमिताभ बच्चन जी के लिए राहुल गांधी यह शब्द यूज करते हैं कि वे बल्ले बल्ले करते निकलेंगे, और खैर अभी छोड़ते हैं। तो कांग्रेस के लिए तो बल्ले बल्ले वाली पोजीशन है। यह जो 17 सीटें हैं, तो कांग्रेस इन 17 सीटों पर वह जो खासतौर पे मुस्लिम वोट बैंक, MY समीकरण आप सबको याद होगा, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। तो कांग्रेस इस मैं एक बार यादव समाज को मैं थोड़ी देर के लिए पृथक करके भी देखूं, तो जो खासतौर पे मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, कांग्रेस उस वोट बैंक को, जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसमें जबरदस्त तरीके से सेंधमारी करने जा रही है। यह बात अखिलेश यादव आज तात्कालिक लाभ के लिए कि चलो वो 2024 में भाजपा को हराना है, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के साथ अब जैसे भी निर्णय लिया, परंतु आगामी विधानसभा में कांग्रेस ही सबसे बड़ा, आप देख लीजिएगा, यह मेरा अपना निजी विश्लेषण है कि समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने वाला है। वह कांग्रेस जो आज महज 2 विधानसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में है, वह उस समय पर 2027 में बहुत ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही होगी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वह आत्मविश्वास से और उस सेंधमारी से जो समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करके जो उनका आत्मविश्वास लबालब होगा, उस समय पर अखिलेश यादव असहाय की पोजीशन में नजर आएंगे। तब उनको फिर कैसे भी करके कांग्रेस के टर्म्स एंड कंडीशन पर समझौते करने पड़ेंगे, और यह समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टियां के मुखिया के लिए विशेष तौर पर वह बहुत ही अशुभ घड़ी होगी। आप उनको सबसे बड़ा उदाहरण ले लेना चाहिए था कि वह अपने निकटवर्ती सूबे बिहार से यह चीज समझ सकते। अगर नीतीश कुमार जी से उन्होंने कोई भी सबक सीख सकते हैं तो वह यह सबक अवश्य लेना चाहिए उनको। उन्होंने एक मृत प्राय पार्टी को संजीवनी दे दी है, और वह देखिए भाजपा के जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस सेंधमारी कर सकेगी। अभी हाल फिलहाल तो कांग्रेस की ऐसी सिचुएशन नहीं है, कांग्रेस की अभी इतनी ताकत नहीं है कि वह भाजपा के कोर वोट बैंक को किसी भी प्रकार से छत विछत कर सके, अपनी ओर ला सके। परंतु वह इतना अवश्य है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के ही वोट बैंक पर उनकी नजर थी। और देखिए इस बात को अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी से भी सीख सकते थे कि ममता बनर्जी बहुत ही घाघ राजनीतिज्ञ हैं। वे जानती थी कि अगर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपनी यह जो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अगर वह सक्सेसफुली उनको वहां से निकल जाने देती तो दीदी ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा, जो आप तो कह लीजिए उनका कोर वोट बैंक ही वही है, अल्पसंख्यक समाज ही है, तो उसमें अगर आंशिक रूप से भी कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी होती, अगर ममता दीदी ने उनको अलाउ कर देती कि हाँ उनके वोट बैंक को वो किसी भी प्रकार से अपनी ओर कांग्रेस खींच सके, तो यह उनके लिए भी बड़ा भारी पड़ता। ममता बनर्जी इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी, और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की जो भारत तोड़ो यात्रा है उसको, मतलब आप यह कह लीजिए कि एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता जैसी पूर्ण करा के वहां से रुखसत कर दिया था। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, आई विल से दैट अखिलेश यादव जी इज गोइंग टू बी प्रूव्ड, या आई विल से दैट कि यह उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अब देखिए साहब, एक सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि अखिलेश यादव जी ने जो अब गठबंधन हो चुका है, 63 सीट समाजवादी पार्टी, 17 सीटें कांग्रेस, तो अब अगर वे याद करें तो अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी कुछ एक अपने संबोधनों में जिस प्रकार के वक्तव्य देते चल रहे हैं, है ना, फिर चाहे वह बच्चन परिवार को लेकर जिस प्रकार से मतलब बहुत ही गंदे स्तर पर उतरकर कटाक्ष कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी और जया बच्चन जी को राज्यसभा सांसद बना रहे हैं, है ना, फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 6th टर्म इट विल बी फॉर जया बच्चन जी, और वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर।
जहां पर उनकी ही बहू को राहुल गांधी नचनिया और लाइक दैट शब्द, ऐसे मतलब बड़े डेरोगेटरी शब्द हैं, खासतौर पे एक इतने सम्मानित परिवार के लिए, उनकी बहू के लिए। तो अखिलेश यादव जया बच्चन जी को कैसे फेस करेंगे, आई डोंट नो। बड़े आश्चर्य की बात होती है ना। और फिर जिस प्रकार से राहुल गांधी का वह एक वक्तव्य, स्टेटमेंट घटिया निम्न स्तर का, कि उत्तर प्रदेश का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है। अखिलेश यादव जी को याद करना चाहिए कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनता को भिखारी तक संबोधित किया था 2014 या 19 के लोकसभा चुनाव में, कि कब तक मुंबई, दिल्ली या अन्य जगहों पे भीख मांगते फिरोगे, लाइक दैट। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जिसका परिवार भी उसके साथ, मैं कहूंगा कि मुझे तो दिखाई नहीं देता है, उसके साथ अखिलेश यादव जी का आ जाना, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो तक उनको बड़ा एक परिपक्व राजनेता की तौर पे देखता था। शायद है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे अब उनको जब उनका मैं वैल्यूएशन करूंगा तो मुझे शायद है कि कुछ बातों को सोचना पड़ेगा। और ठीक है, यह गठबंधन हो गया, बहुत अच्छी बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए। मे बी नाउ दे विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू कॉम्बैट बीजेपी एनडीए। परंतु उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी मायावती जी ने अभी अपने, मतलब सही तौर पे अगर कहा जाए तो पत्ते नहीं खोले हैं। वे साफ कहती हैं कि भाई ना तो हम एनडीए के साथ हैं, ना हम इंडी गठबंधन के साथ हैं। परंतु जो उनके अभी जब कैंडिडेचर लिस्ट जो निकलेगी, कैंडिडेट के लिस्ट निकलेगी, तो उस लिस्ट में जो भी नाम होंगे उनको लेकर खास तौर पर मैं अखिलेश यादव जी की बात करता हूं, उनको सचेत रहना चाहिए। कांग्रेस 17 सीटें भले अखिलेश यादव जी ने उनको दे दी है, परंतु कांग्रेस अगर 2 सीट भी ले आती है, मैं इसके ऊपर की अभी अभी तक तो मैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सीट, अब जबकि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो चुका है, तो अब मैं 2 सीट या मैक्स टू मैक्स 3 सीट से ऊपर अगर कांग्रेस ले आती है, तो कांग्रेस के लिए निस्संदेह यह बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। और इसका सेहरा राहुल गांधी और उनकी यह भारत तोड़ो यात्रा पर नहीं, अखिलेश यादव जी के माथे पर सजना चाहिए। इसका जो सेहरा बंधेगा, अगर कांग्रेस 2 से 3 सीटें भी उत्तर प्रदेश में ले आती है, तो इसके सही मायने में आप लिख के ले लीजिए कि जो द क्रेडिट शुड गो टू अखिलेश यादव जी, दैट इज फॉर श्योर। और मैंने बता ही दिया, ठीक है, उन दोनों का गठबंधन हो गया, दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं को बहुत बहुत बधाई, और होपफुली वे अच्छा प्रदर्शन करें। परंतु उनको अभी भी मायावती जी का कदम, वो क्या कदम उठाती हैं, कैसे अपने कैंडिडेट्स वे प्लेस करती हैं, इस पर भी उनकी सांसें फूलेंगी, यह तो निश्चित बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, आज एक बड़ी अच्छी खबर मिलती है हमारे महंत जी योगी आदित्यनाथ जी के श्रीमुख से। मुझे मतलब जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सच में जो एक बीमारू स्टेट था, जिसको आप कह लीजिए कि खासतौर पे बड़े शहरों में एक हे भावना से तो देखा जाता था, कोई एडमिट करे ना करे। उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं ही वहाँ के ही बाशिंदों की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद स्वयं देखा है द वे दे वर ट्रीटेड इन मुंबई, दिल्ली, खासतौर पे इन दोनों शहरों में, एंड इवन कि मेनी मोर स्टेट्स टू, एक जैसे सेकंड क्लास सिटीजनशिप जैसी वहाँ के खासतौर पे निम्न तबके की हैसियत को मैंने रूबरू देखा है। तो आज वह स्टेट उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन गया है, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू, आई विल से, हिज होलीनेस आदित्यनाथ जी। जिस प्रकार से मतलब क्राइम को उन्होंने कॉम्बैट किया,
और क्रिमिनल्स को कॉम्बैट किया, उसी का फलसफा है कि आज यह एक कभी का बीमारू स्टेट, सबसे बीमारू स्टेट्स में से कोई अगर गिना जाता था तो उत्तर प्रदेश, वहां उस स्टेट को भारत का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बना देना योगी आदित्यनाथ जी की, मैं कहता हूं कि उनके सेकंड टेन्योर की बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। भाजपा का नेतृत्व बधाई का पात्र है और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इस उपलब्धि के लिए बधाई की पात्र है कि मतलब इट्स रियली अमेजिंग आई विल से कि आज एक इतना बीमारू स्टेट आज भारत का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन गया है। और अभी तो साहब ये शुरुआत है। अभी ये जो राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, अभी साहब सोचिए दो और सेंटर्स सेम वे है ना, एक आप ऐसा कह लीजिए कि रिलीजियस टूरिज्म के, पिलग्रिम टूरिज्म जो अभी तो बहुत छोटा सा मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में ये बूस्ट करने वाला है। सिर्फ राम मंदिर अकेले शायद है कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस का मतलब टर्नओवर अगर सिर्फ अयोध्या से हो रहा साहब, तो ये सोचिए कि बाबा विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, जब इनका इसी प्रकार से आप ये कह लीजिए कि वे फ्लरिश होंगे, तो अब उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कितनी बूस्ट होने जा रही है। एंड आई विल से कि जो मेरा अपना विश्वास है कि भारत का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला अगर कोई प्रदेश होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश होगा। एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू अनबायस्ड, मैं एक अपनी व्यू रख रहा हूं, बीजेपी यूनिट, बीजेपी का चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, पूरी लीडरशिप और योगी आदित्यनाथ जी को क्यूडोस, हैट्स ऑफ, सच में। अच्छा साहब, एक और बात की जाए, अभी अब एक बड़ी एक जिसको कहना चाहिए ना कि है तो खबर अच्छी नहीं है, परंतु जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब के कुछ तथाकथित किसान उपद्रव मचाए हुए हैं। देखिए आज खनौरी बॉर्डर शायद नाम है, खरौरी या खनौरी, सुनने में आया कि एक तीसरे हमारे भारतीय जवान पुलिसकर्मी आज वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके पहले भी शंभू बॉर्डर और एक कोई और बॉर्डर था जहां पर पहले से दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हैं। और उन सब पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं ना, तलवार से, लाठी से, पत्थर से, तो एक पार्टिकुलर जैसे मॉडस ऑपरेंडी होती है ना कुछ असामाजिक तत्वों की, तो सेम वे हमारी जो सुरक्षा बल हैं, दे आर फेसिंग सेम एलिमेंट्स आई विल से। ये कहीं भी मतलब इसको किसान आंदोलन कहने में ही झिझक होती है, क्योंकि किसान, बाई द वर्ड किसान मतलब आपका अपने से एक आदर भाव आता है। और फिर वे जिनको हम सच में अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता से मतलब ये होता है कि भाई देखिए फ्री में कोई किसी को नहीं देता है, बट कम से कम उनकी मेहनत का की वजह से ही जिस डोमेन में काम करते हैं उसकी वजह से ही भारत में आज इतना बड़ा खाद्यान्न भंडार है कि हम कोविड काल से अगर हम अभी तक शायद कि 70 या 80 करोड़ लोगों को आज भी हम मुफ्त राशन दे पा रहे हैं। मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कि वो पिछले कोविड मतलब 4 साल तो हो ही गए, 4 साल से 80 करोड़ परिवार को, 70 या 80 करोड़ परिवार को फ्री में राशन उपलब्ध करा रही है। और शायद है कि 2029 तक उनकी यह योजना अनवरत रूप से जारी रहेगी। तो इसके लिए सभी हमारे किसान बंधु बहनें मतलब सब बधाई के पात्र हैं। परंतु जिस प्रकार से आंदोलन को दिशा दी जा रही है वह अवश्य एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्या किसान ऐसी कुछ मतलब विभत्स तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के साथ पेश आएंगे क्या?
एक प्रश्न है, सोचिएगा अवश्य। चलिए साहब, अब आज के लिए आप सब मुझे आज्ञा दें। संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने में कोताही नहीं, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।